नमस्कार। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोगों की दुनिया में एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जीव विज्ञान की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे ज़रूरी बातें समझना। स्वास्थ्य असल में है क्या, बीमारियां कैसे फैलती हैं और हमारा शरीर इनसे कैसे लड़ता है। हम टाइफाइड, मलेरिया जैसी आम बीमारियों से लेकर एड्स, कैंसर और नशे जैसे गंभीर मुद्दों तक सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? पुराने समय में तो इसे शरीर के कुछ तरल पदार्थों, ह्यूमर्स का संतुलन मानते थे ना, जैसे हिपोक्रेट्स या आयुर्वेद में। एक सोच थी कि काले पित्त वाले गर्म मिजाज के होते हैं और उन्हें बुखार रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो गुड ह्यूमर वाली बात तब थोड़ी कह सकते हैं पुरानी पड़ गई जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन खोजा और थर्मामीटर से पता चला कि जिन्हें काला पित्त वाला माना जाता था उनका तापमान भी नॉर्मल ही होता था। आज बायोलॉजी बताती है कि हमारा मन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स, ये सब मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं और यही इम्यून सिस्टम हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो मतलब मन का, मेंटल स्टेट का सेहत पर सीधा असर है। अच्छा, तो मतलब स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो या हम फिजिकली फिट हों, इसे तो फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह ठीक होने की स्थिति कहेंगे। और जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो काम में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, आर्थिक संपन्नता आती है, स्वास्थ्य से उम्र बढ़ती है और शिशु मातृ मृत्यु दर भी कम होती है। बिल्कुल। और हमारी सेहत कई चीजों पर निर्भर है। एक तो जेनेटिक्स, मतलब जन्मजात कमियां या गुण, दूसरा इन्फेक्शंस, मतलब संक्रमण, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आजकल हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब हमारा खाना, पानी, आराम, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी आदतें, ये सब कुछ। यानी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो संतुलित खाना, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योग के बारे में तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। हाँ, और साथ में रोगों के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के टीके लगवाना, कचरे का सही निपटान करना, जो रोग फैलाने वाले जीव हैं जैसे मच्छर, उन पर नियंत्रण रखना और साफ खाना पानी इस्तेमाल करना, ये सब अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पर जब शरीर का कोई अंग या सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और लक्षण दिखने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि हम अस्वस्थ हैं, यानी रोग हो गया है। रोगों को हम मोटे तौर पे दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, संक्रामक जो फैलते हैं और असंक्रामक जो नहीं फैलते। हाँ, संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत आम है। एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं। इनमें से कुछ, जैसे एड्स, घातक भी हो सकते हैं। और असंक्रामक रोगों में कैंसर मौत का एक बड़ा कारण है। और नशीली दवाएं और शराब, इनका दुरुपयोग भी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। चलिए अब कुछ आम संक्रामक रोगों को थोड़ा और समझते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, कृमि जैसे जीवों से होते हैं। इन्हें रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। बिल्कुल। ये हमारे शरीर में घुसकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में बाधा डालते हैं। इनको शरीर के अंदर के माहौल में, जैसे पेट के कम पीएच में या पाचन एंजाइमों के बीच सर्वाइव करना पड़ता है। अच्छा, तो बैक्टीरिया से शुरू करें, जैसे टाइफॉइड। है। ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अक्सर गंदे खाने या पानी से छोटी आंत में पहुंचता है और फिर खून के जरिए बाकी अंगों में। लक्षण क्या होते हैं? लगातार तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना, ये सब। गंभीर मामलों में आंत में छेद। हाँ, और मृत्यु भी हो सकती है। इसका पता विडाल टेस्ट से लगता है। वो टाइफॉइड मैरी वाली कहानी है ना, मैरी मेलन। वो रसोइयां थी और अनजाने में सालों तक टाइफॉइड फैलाती रही। हाँ, क्लासिक केस है वो। बैक्टीरिया से एक और आम बीमारी है न्यूमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे बैक्टीरिया से होता है। इसमें फेफड़ों के वायुकोष्ठ, मतलब एल्वियोली, संक्रमित हो जाते हैं। उनमें फ्लूइड भर जाता है जिससे सांस लेने में गंभीर दिक्कत होती है। बुखार, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द इसके लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और नाखून नीले पड़ सकते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से या उनके बर्तन इस्तेमाल करने से फैलता है। और वायरस सबसे आम तो शायद जुकाम है, कॉमन कोल्ड। ये राइनो वायरस से होता है, नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है पर फेफड़ों को नहीं।
लक्षण तुम सब जानते हैं, नाक बंद, नाक बहना, गला खराब, खांसी, सिर दर्द, थकान। 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है आमतौर पर। ये भी खांसने छींकने से निकले ड्रॉपलेट्स से या संक्रमित चीज़ों जैसे पेन, दरवाजे का हैंडल, कीबोर्ड छूने से फैलता है। अब आते हैं प्रोटोजोआ पर। इनसे मलेरिया होता है। ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। इसकी कई प्रजातियां हैं, जैसे पी वाइवैक्स, पी मलेरी, पी फैल्सिपैरम। इनमें से पी फैल्सिपैरम वाला मलेरिया, जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, सबसे गंभीर और जानलेवा हो सकता है। इसका लाइफ साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो स्पोरोजोइट्स हमारे शरीर में आते हैं। पहले लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज पर हमला करते हैं, जिससे वो फट जाती हैं। और आरबीसीज के फटने से ही वो टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, हीमोजॉइन, जिससे वो ठंड लगकर तेज बुखार आता है हर 3-4 दिन में। बिल्कुल। और इस पैरासाइट को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, इंसान और मच्छर। जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटती है तो ये पैरासाइट मच्छर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ इनका और विकास होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं, जो मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। फिर जब ये मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो स्पोरोजोइट्स उसमें चले जाते हैं और साइकिल फिर शुरू। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर एक वेक्टर यानी रोगवाहक का काम करती है। प्रोटोजोआ से एक और बीमारी है अमीबता या अमीबी पेचिश। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, जो बड़ी आंत में रहता है। लक्षण है कब्ज, पेट दर्द, ऐंठन और स्टूल में बहुत ज्यादा म्यूकस और खून के थक्के आना। घरेलू मक्खियां इसे फैलाने में मदद करती हैं, खाने पीने की चीजों को दूषित करके। फिर आते हैं कृमि या हेलमिंथ। इनसे एस्केरिस सतह होती है, जो गोल कृमि एस्केरिस से होती है। ये आंत का परजीवी है। लक्षण हो सकते हैं आंतरिक रक्तस्राव, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, एनीमिया और कभी-कभी आंत में रुकावट भी। इसके अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल से मिट्टी, पानी, पौधों को दूषित करते हैं और संक्रमण दूषित पानी, सब्जियों, फलों से होता है। फंगस यानी कवक से होने वाला सबसे आम इन्फेक्शन है दाद, रिंगवर्म। ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन जैसे कई कवकों से होता है। त्वचा, नाखून या सिर की त्वचा पर सूखे पपड़ीदार घाव जैसे बन जाते हैं, जिनमें तेज खुजली होती है। गर्मी और नमी में ये ज्यादा पनपते हैं, खासकर त्वचा की सिलवटों में, जैसे जांघों के बीच या पैर की उंगलियों के बीच। ये मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े, कंघी इस्तेमाल करने से फैल सकता है। इन सब संक्रामक रोगों से बचने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता सबसे जरूरी है। शरीर साफ रखना, साफ पानी पीना, साफ खाना, फल सब्जियां खाना और सार्वजनिक स्तर पर कचरे और मल का सही निपटान, पानी के स्रोतों की नियमित सफाई और पब्लिक ईटिंग प्लेसेस में हाइजीन का ध्यान रखना। ये उपाय खासकर टाइफॉइड, अमीबी पेचिश, एस्केरिजितास जैसी बीमारियों के लिए जरूरी हैं, जो खाने पानी से फैलती हैं। और जो हवा से फैलती हैं, जैसे निमोनिया या जुकाम, उनके लिए तो फिर संक्रमित व्यक्ति से थोड़ी दूरी रखना, उनके सामान को ना छूना ही बेहतर है ना? बिल्कुल। और जो कीट वाहकों से फैलती हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उनके लिए सबसे जरूरी है इन वेक्टर्स को और उनके पनपने की जगहों को खत्म करना या कंट्रोल करना। मतलब घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, कूलर नियमित साफ करना, मच्छरदानी लगाना, तालाबों में गैम्बुशिया जैसी मछलियां डालना जो लार्वा खाती हैं, नालियों और दलदली इलाकों में कीटनाशक छिड़कना, दरवाजों खिड़कियों पर जाली लगाना। हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले तो हाल में बहुत बड़े हैं, एडीज मच्छर की वजह से। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोलॉजी में हुई तरक्की ने हमें कई हथियार दिए हैं। वैक्सीन्स, टीके, टीकाकरण कार्यक्रमों की वजह से ही हमने चेचक जैसी घातक बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पोलियो, डिफ्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस जैसी कई और बीमारियों को टीकों से काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। और बायोटेक्नोलॉजी अब और भी नए और सुरक्षित टीके बना रही है, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका यीस्ट से बनाया गया है। एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाओं की खोज ने भी संक्रामक रोगों के इलाज को बहुत प्रभावी बनाया है। ये तो हुई बीमारियों की बात, पर हमारा शरीर इनसे लड़ता कैसे है? मतलब हम रोज इतने सारे जर्म्स के संपर्क में आते हैं, पर बीमार तो कम ही पड़ते हैं। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की वजह से है ना? एकदम सही। ये हमारे शरीर की रोग पैदा करने वाली जीवों से लड़ने की कुल क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम से मिलती है। ये 2 तरह की होती है, सहज इन्नेट
और उपार्जित एक्वायर्ड। सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी वो है जो हमें जन्म से मिलती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी खास दुश्मन को नहीं पहचानती। ये बस बाहरी एजेंट्स को शरीर में घुसने से रोकने के लिए अलग अलग तरह की बाधाएं खड़ी करती है। बाधाएं? कैसी बाधाएं? 4 तरह की। पहली है शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, जैसे हमारी त्वचा, ये सबसे बाहरी दीवार है। फिर हमारी सांस नली, पाचन तंत्र, यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह की अंदरूनी सतह पर म्यूकस की परत होती है जो कीटाणुओं को फंसा लेती है। दूसरी है कायिकीय बाधाएं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, पेट में एसिड, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सब कीटाणुओं की ग्रोथ को रोकते हैं। अच्छा, और तीसरी? तीसरी है कोशिकीय बाधाएं, सेल्यूलर बैरियर्स। हमारे खून में कुछ खास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। जी। साथ ही टिश्यूज में मैक्रोफेज होते हैं। ये सब कोशिकाएं कीटाणुओं को फैगोसाइटोस कर लेती हैं, मतलब खाकर खत्म कर देती हैं। हाँ। और चौथी है साइटोकाइन बाधाएं, साइटोकाइन बैरियर्स। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होती है तो वो इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन छोड़ती है। ये प्रोटीन आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को आगे वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ओहो। तो ये हुई सहज प्रतिरक्षा, हमारी पहली डिफेंस लाइन। और दूसरी? उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जन्म से नहीं मिलती, बल्कि हम इसे जीवन में हासिल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब हर दुश्मन के लिए अलग रणनीति बनाती है। और इसकी मेमोरी होती है। बिल्कुल सही कहा, मेमोरी। इसका मतलब है कि जब हमारा शरीर पहली बार किसी पैथोजन से मिलता है तो वो एक रिस्पॉन्स देता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये थोड़ा धीमा होता है, लेकिन अगर वही पैथोजन दोबारा आक्रमण करता है तो शरीर उसे पहचान लेता है और बहुत तेजी से बहुत जोरदार रिस्पॉन्स देता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि शरीर को पहली मुठभेड़ की याद रहती है। और ये याददाश्त और प्रतिक्रिया का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ये काम हमारे खून में मौजूद 2 खास तरह के लिम्फोसाइट्स करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पैथोजन के जवाब में प्रोटीन की एक फौज तैयार करते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं। ये दुश्मन से लड़ते हैं। टी सेल्स खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन वो बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं। IgA, IgM, IgE, IgG, ये कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये एंटीबॉडीज खून में पाई जाती हैं, इस प्रतिक्रिया को तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक प्रकार हुआ, एंटीबॉडी मीडिएटेड। दूसरा प्रकार है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। इसमें टी लिम्फोसाइट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सीधे इन्फेक्टेड सेल्स या बाहरी सेल्स पर हमला करते हैं। ये CMI ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क कर सकता है और बाहरी अंग को नॉन सेल्फ समझकर रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी है, और फिर भी मरीज को जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय, पैसिव में भी बांटते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा वो हुई जब हमारे शरीर खुद एंटीजन के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी बनाता है, जैसे इन्फेक्शन होने पर या टीका लगने पर। ये धीमी होती है पर लंबे समय तक रहती है। हाँ, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी, में शरीर को बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं। जैसे माँ के पहले दूध कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु की रक्षा करती हैं। या प्लेसेंटा के जरिए भी कुछ एंटीबॉडीज माँ से बच्चे में जाती हैं। टिटनेस या सांप काटने पर जो एंटीटॉक्सिन या एंटीवेनम देते हैं, वो भी पैसिव इम्यूनिटी का ही उदाहरण है। ये तुरंत काम करती है पर ज्यादा देर टिकती नहीं। तो वैक्सीनेशन का पूरा सिद्धांत इसी मेमोरी और एक्टिव इम्यूनिटी पर आधारित है। बिल्कुल। टीके में पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन या कमजोर मरा हुआ पैथोजन होता है। शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी और मेमोरी बी और टी सेल्स बना लेता है। फिर जब असली इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत पैथोजन को पहचानकर भारी मात्रा में एंटीबॉडी बनाकर उसे खत्म कर देती हैं।
कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर जाता है ना? कुछ हानिरहित चीजों पर भी, जैसे धूल या परागकण। इसे एलर्जी कहते हैं। चीखना, आंखों से पानी, नाक बहना, सांस में दिक्कत, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। हाँ, पर्यावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति इम्यून सिस्टम की अतिरंजित प्रतिक्रिया, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ही एलर्जी है। जिन पदार्थों से ये होती है उन्हें एलर्जन कहते हैं। इसमें आईजीई टाइप की एंटीबॉडी और मास्ट सेल से निकलने वाले हिस्टामिन जैसे केमिकल्स का रोल होता है। एलर्जी का कारण जानने के लिए एलर्जन की थोड़ी मात्रा देकर रिएक्शन देखा जाता है। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन जैसी दवाएं लक्षणों को कम करती हैं। आजकल ये एलर्जी और अस्थमा बच्चों में बढ़ क्यों रहा है, खासकर शहरों में? ऐसा माना जाता है कि शायद आधुनिक जीवन शैली, ज्यादा साफ सफाई वाला माहौल, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और वो एलर्जेंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और एक और स्थिति है स्व प्रतिरक्षा या ऑटो इम्यूनिटी। जब इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही शरीर की सेल्स पर हमला करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका उदाहरण है। हाँ, ये तब होता है जब शरीर सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क करने की क्षमता खो देता है। इसके कारण अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें लसिका अंग, ऊतक, सेल्स, एंटीबॉडीज सब शामिल हैं। जैसे अस्थि मज्जा, जहां सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, थाइमस, जहां टी लिम्फोसाइट में चोर होते हैं, प्लीहा, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ये सब सेकेंडरी अंग हैं जहां लिम्फोसाइट्स एंटीजन से मिलते हैं और एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल। और हमारे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स की लाइनिंग में भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है, जिसे MALT यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। ये शरीर के कुल लिम्फॉइड टिश्यू का लगभग 50% होता है। अब एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला करती है, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इम्यून सिस्टम की कमी जो जीवन में एक्वायर की जाती है, जन्मजात नहीं। सिंड्रोम मतलब लक्षणों का समूह। हाँ, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV से होता है। ये रेट्रोवायरस ग्रुप का सदस्य है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। HIV का संक्रमण फैलता है मुख्य रूप से A, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क से, B, दूषित खून या ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन से, C, इन्फेक्टेड सुई शेयर करने से, जैसे ड्रग्स लेने वालों में होता है, और D, इन्फेक्टेड मां से बच्चे में प्लेसेंटा के जरिए। तो मतलब जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जो IV ड्रग्स लेते हैं, जिन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, या जो HIV पॉजिटिव मां से जन्मे हैं, उन्हें खतरा ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि HIV एड्स छूने या साथ रहने से नहीं फैलता। ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसलिए HIV संक्रमित लोगों को परिवार और समाज से अलग करना बिल्कुल गलत है। उन्हें सहारे की जरूरत है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण दिखने में काफी समय लग सकता है ना? हाँ, कुछ महीनों से लेकर कई साल तक, आमतौर पर 5-10 साल। इस बीच वायरस शरीर में घुसकर मैक्रोफेज में जाता है। वहां वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल DNA बनाता है। ये DNA होस्ट सेल के DNA में जुड़ जाता है और फिर होस्ट सेल को वायरस पार्टिकल्स बनाने का निर्देश देता है। मैक्रोफेज एक तरह से HIV फैक्ट्री बन जाते हैं। साथ ही HIV हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, TH सेल्स में घुसता है, वहां भी रेप्लिकेट करता है और नए वायरस बनाता है। ये नए वायरस खून में आकर दूसरे हेल्पर T सेल्स पर हमला करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे धीरे धीरे हेल्पर T सेल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। और जब T सेल्स कम हो जाती हैं, तब क्या होता है? तब व्यक्ति को बार बार बुखार, दस्त, वजन घटने लगता है। इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वो आम संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता, जैसे माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगस या टॉक्सोप्लाज्मा जैसे पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शंस। इसी स्थिति को एड्स कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट होता है। हाँ, वो मुख्य डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एड्स का इलाज एंटी रेट्रोवायरल दवाओं से होता है, पर ये सिर्फ आंशिक रूप से प्रभावी हैं। ये दवाएं जिंदगी लंबी कर सकती हैं, पर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, मौत को टाल नहीं सकती। इसीलिए एड्स के मामले में रोकथाम ही सबसे अच्छा विकल्प है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। और क्योंकि ये अक्सर सचेत व्यवहार से फैलता है, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कई NGOs लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने का बहुत काम कर रहे हैं। WHO ने भी इसे रोकने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे ब्लड बैंकों में खून को HIV से सुरक्षित बनाना, डिस्पोजेबल सुइयों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना, कॉन्डम का मुफ्त वितरण, ड्रग एब्यूज कंट्रोल, सुरक्षित यौन संबंध की वकालत और रेगुलर टेस्टिंग को बढ़ावा देना। ये सब जरूरी कदम है। वो ये जरूरी है कि लोग इसे छुपाएं नहीं, क्योंकि तब ये और फैल सकता है। संक्रमित लोगों को सहानुभूति चाहिए, तिरस्कार नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे समाज और मेडिकल फ्रेटर्निटी को मिलकर लड़ना होगा। अब बात करते हैं कैंसर की। ये भी दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण है। कैंसर असल में है क्या? देखिए, नॉर्मली हमारे शरीर में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, मतलब कोशिकाओं का बढ़ना और उनका विशेष काम के लिए तैयार होना, बहुत कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है। कैंसर सेल्स में ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स टूट जाते हैं। नॉर्मल सेल्स में एक गुण होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जब सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो अनियंत्रित रूप से बढ़ना बंद कर देती हैं। कैंसर सेल्स ये गुण खो देती हैं। नतीजतन वो बस डिवाइड होती रहती हैं और सेल्स का एक गुच्छा बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर हमेशा खतरनाक होते हैं? नहीं, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स अपनी ओरिजिनल जगह पर ही रहते हैं, फैलते नहीं, ये कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर नियोप्लास्टिक सेल्स का समूह होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, आसपास के नॉर्मल टिश्यू पर हमला करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और ये फैलते भी हैं? हाँ, यही सबसे खतरनाक बात है। मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई सेल्स खून या लिम्फ के जरिए दूर तक पहुंच जाती हैं और जहां भी जाके जमती हैं वहां नया ट्यूमर शुरू कर देती हैं। इस फैलने वाले गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डरावना पहलू है। कैंसर होता क्यों है? इसके कारण क्या हैं? नॉर्मल सेल्स का कैंसर सेल्स में बदलना कुछ एजेंट से प्रेरित हो सकता है, जिन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये फिजिकल हो सकते हैं, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स-रे, गामा रे, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रे। ये डीएनए को डैमेज करते हैं। केमिकल हो सकते हैं, जैसे तंबाकू के धुएं में मौजूद केमिकल्स, जो फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ वायरस, जिन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनमें वायरल ऑन्कोजीन होते हैं। इसके अलावा हमारी नॉर्मल सेल्स में भी कुछ जीन्स होते हैं, जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन CONC या प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ये कुछ शर्तों के तहत एक्टिवेट होकर कैंसर पैदा कर सकते हैं। कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है? डिटेक्शन और डायग्नोसिस। कैंसर का जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब इलाज ज्यादा सफल हो सकता है। डिटेक्शन के लिए बायोप्सी की जाती है, जिसमें संदिग्ध टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में जांचते हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के लिए खून और बोन मैरो टेस्ट करते हैं। अंदरूनी अंगों के कैंसर के लिए रेडियोग्राफी, एक्स-रे, CT, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन और MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। CT स्कैन और MRI में क्या फर्क है? CT स्कैन एक्स-रे का इस्तेमाल करके शरीर के अंदरूनी हिस्सों की 3D इमेज बनाता है। MRI मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करके टिश्यू में होने वाले पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बदलावों का सटीक पता लगाती है। कुछ खास तरह के कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज का भी इस्तेमाल होता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तकनीकें उन लोगों में जीन्स का पता लगाने में मदद कर सकती हैं जिनमें कुछ खास कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, इससे रोकथाम में भी मदद मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोगों को उन कार्सिनोजेन से बचने की सलाह दी जा सकती है जिनके प्रति वो सेंसिटिव हैं। जैसे फेफड़ों के कैंसर के रिस्क वाले को तंबाकू के धुएं से दूर रहने को कहना। और कैंसर का इलाज कैसे होता है? सामान्य तरीके हैं सर्जरी, ट्यूमर निकालना, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स को रेडिएशन से मारा जाता है, आसपास के नॉर्मल टिश्यू का ध्यान रखते हुए। कीमोथेरेपी में कई तरह की दवाएं दी जाती हैं जो कैंसर सेल्स को मारती हैं।
इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बाल झड़ना, एनीमिया। अक्सर इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है ना? हाँ, ज़्यादातर कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। एक और तरीका है इम्यूनोथेरेपी। ट्यूमर सेल्स कभी-कभी इम्यून सिस्टम से बच निकलती हैं, तो मरीजों को कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करते हैं। कैंसर के बाद अब एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं। ड्रग और अल्कोहल का दुरुपयोग, खासकर युवाओं में ये बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। इसके बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। आमतौर पर जिन दवाओं का दुरुपयोग होता है, उनमें है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। ज़्यादातर ये पौधों से मिलते हैं, कुछ फंगस से भी। ओपियोइड्स जैसे? ओपियोइड्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद खास ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। हेरोइन, जिसे स्मैक भी कहते हैं, वो डाई एसिटिल मॉर्फिन है। ये मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनती है। मॉर्फिन पोस्ट के पौधे पैपावर सोम्निफेरम के लेटेक्स से मिलती है। हेरोइन आमतौर पर सूंघकर या इंजेक्शन से ली जाती है। ये एक डिप्रेसेंट है, शरीर के काम को धीमा करती है। वैसे मॉर्फिन एक बहुत असरदार दर्द निवारक है और सर्जरी के बाद मरीजों के लिए उपयोगी है। और कैनाबिनॉइड्स, ये भांग वाले हैं। हाँ, ये केमिकल्स का ग्रुप है जो मुख्य रूप से ब्रेन में मौजूद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं। ये कैनबिस सटाइवा पौधे के फूलों, पत्तियों और राल से मिलते हैं। इनसे मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा बनता है। इन्हें सूंघकर या खाकर लिया जाता है। ये शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालते हैं। आजकल कुछ खिलाड़ी भी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप है कोका एल्कलॉइड यानी कोकीन। ये कोका पौधे एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में बाधा डालता है। कोकीन, जिसे कोक या क्रैक कहते हैं, आमतौर पर सूंघ कर ली जाती है। इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शक्तिशाली स्टिम्युलेटिंग असर होता है। उत्साह, यूफोरिया और बढ़ी हुई एनर्जी महसूस होती है। ज्यादा डोज से विभ्रम, हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा जैसे पौधों में भी विभ्रम पैदा करने वाले गुण होते हैं। इनके अलावा भी कुछ दवाएं हैं जिनका दुरुपयोग होता है। हाँ, बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन, बेंजोडायजेपाइन, एलएसडी, ये दवाएं आमतौर पर डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, पर इनका भी अक्सर दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग तब कहलाता है जब इन्हें मेडिकल ज़रूरत के अलावा किसी और मकसद से या इतनी मात्रा या फ्रीक्वेंसी में लिया जाए कि व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक कामकाज में बाधा आए। धूम्रपान की बात भी करनी चाहिए। स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल 400 साल से ज्यादा से हो रहा है। इसे स्मोक करते हैं, चबाते हैं या नस्वार की तरह लेते हैं। तंबाकू में निकोटीन होता है, एक एल्कलाइड। निकोटीन एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन निकलते हैं। ये दोनों ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ाते हैं। धूम्रपान से फेफड़े, मूत्राशय, गले का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर का खतरा बढ़ता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। स्मोकिंग से खून में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी भी लिखी होती है, फिर भी लोग पीते हैं। हाँ, ये लत की प्रकृति ही ऐसी है। युवा और वृद्ध दोनों में ये आदतें बहुत आम हैं। इनके खतरों को जानते हुए भी इनसे बचने की ज़रूरत है, और जो आदी हो चुके हैं उन्हें काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था मतलब टीनेज और ड्रग अल्कोहल का दुरुपयोग, इसका क्या कनेक्शन है? किशोरावस्था यानी करीब 12 से 18 साल की उम्र एक बहुत ही सेंसिटिव फेज है। ये बचपन और वयस्कता के बीच का पुल है। इस दौरान बहुत से बायोलॉजिकल और बिहेवियरल बदलाव होते हैं। मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास तेजी से होता है। इसी दौर में जिज्ञासा, रोमांच की चाह, कुछ नया ट्राई करने की इच्छा, ये सब युवाओं को ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ खींच सकते हैं। मतलब शुरुआत बस एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो सकती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। एक बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा उसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। फिर अगर उसे लगता है कि ड्रग्स या अल्कोहल से उसे कुछ फायदा हो रहा है, जैसे तनाव कम हो रहा है या अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। बाद में बच्चा समस्याओं से बचने के लिए उनका सहारा लेने लगता है। आजकल पढ़ाई या परीक्षा का प्रेशर, उससे होने वाला तनाव भी एक बड़ा कारण बन गया है। और वो कूल लगने वाली बात,
बिल्कुल, ये धारणा कि स्मोकिंग करना, ड्रग्स या अल्कोहल लेना कूल है या प्रोग्रेसिव होने की निशानी है, ये भी युवाओं को इन आदतों की तरफ धकेलती है। टीवी, फिल्में, इंटरनेट, ये सब भी इस धारणा को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अस्थिर पारिवारिक माहौल या दोस्तों का दबाव, पीयर प्रेशर भी बड़े कारण हैं। फिर ये लत, एडिक्शन और निर्भरता, डिपेंडेंस कैसे विकसित होती है? जैसा कहा, कथित फायदों की वजह से लोग बार बार ड्रग्स लेते हैं और इन चीज़ों की लत लगने वाली प्रकृति, एडिक्टिव नेचर को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। व्यसन या एडिक्शन एक तरह का मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, उस उत्साह या अस्थायी अच्छे एहसास से जो ड्रग्स और अल्कोहल से मिलता है। ये लोगों को तब भी इन्हें लेने के लिए प्रेरित करता है जब उनकी ज़रूरत नहीं होती या जब उनका इस्तेमाल खुद के लिए विनाशकारी बन जाता है। बार बार इस्तेमाल से हमारे शरीर के रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। मतलब उतना ही असर पाने के लिए ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। इससे सेवन और बढ़ता है और लत गहरी होती जाती है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार का इस्तेमाल भी लत की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये एक दुष्चक्र है। नियमित इस्तेमाल, दुरुपयोग से व्यक्ति इसमें फंसता जाता है। बिना किसी गाइडेंस या काउंसलिंग के व्यक्ति आदी हो जाता है और उन पर निर्भर हो जाता है। निर्भरता या डिपेंडेंस का मतलब क्या है? निर्भरता मतलब शरीर की ऐसी आदत कि अगर ड्रग या अल्कोहल की नियमित डोज अचानक बंद कर दी जाए तो शरीर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें चिंता, कमकमी, मतली, पसीना आना जैसे लक्षण होते हैं। दोबारा इस्तेमाल करने पर ये लक्षण कम हो जाते हैं। कुछ मामलों में विड्रॉल सिंड्रोम गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है और व्यक्ति को मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। करने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। वो सामाजिक नियम कायदों को भी अनदेखा करने लगता है। इससे कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के असर क्या होते हैं? तुरंत दिखने वाले असर हो सकते हैं लापरवाह व्यवहार, बर्बरता, हिंसा। अत्यधिक डोज से रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हेमरेज के कारण कोमा या मौत भी हो सकती है। ड्रग्स को मिलाना या अल्कोहल के साथ लेना अक्सर ओवरडोजिंग का कारण बनता है। युवाओं में इसके कुछ चेतावनी संकेत हो सकते हैं: पढ़ाई में गिरावट, स्कूल कॉलेज से गायब रहना, अपनी साफ सफाई पर ध्यान न देना, अलग थलग रहना, डिप्रेशन, थकान, गुस्सा, परिवार और दोस्तों से रिश्ते बिगड़ना, हॉबीज में रुचि खत्म होना, सोने खाने की आदतों में बदलाव, वजन या भूख में उतार चढ़ाव, ये सब। और इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। अगर नशे के लिए पैसे न हो तो व्यक्ति चोरी का सहारा ले सकता है। असर सिर्फ नशा करने वाले तक सीमित नहीं रहता, वो अपने पूरे परिवार, दोस्तों के लिए मानसिक और आर्थिक परेशानी का कारण बन जाता है। और जो लोग आईवी ड्रग्स लेते हैं सुई से, उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इन बीमारियों के वायरस संक्रमित सुई शेयर करने से एक से दूसरे में फैलते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों क्रॉनिक इन्फेक्शन हैं और जानलेवा हो सकते हैं। एड्स यौन संपर्क से फैल सकता है, हेपेटाइटिस बी संक्रमित खून से। किशोरावस्था में शराब के इस्तेमाल के भी लंबे समय तक असर रहते हैं। ये वयस्क होने पर भारी शराब पीने की आदत डाल सकता है। ड्रग्स और अल्कोहल का लंबे समय तक इस्तेमाल नर्वस सिस्टम और लिवर सिरोसिस को डैमेज करता है। गर्भावस्था के दौरान इनका इस्तेमाल भ्रूण पर भी बुरा असर डालता है। खिलाड़ियों द्वारा भी इनका दुरुपयोग होता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए नशीले दर्दनाशक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मूत्रवर्धक, डायरेटिक्स और कुछ हार्मोन्स का दुरुपयोग करते हैं। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने, आक्रामकता बढ़ाने और एथलेटिक परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के महिलाओं में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं: मर्दानाकरण, पुरुषों जैसे लक्षण, गुस्सा बढ़ना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, पीरियड्स में गड़बड़ी, चेहरे शरीर पर बाल उगना, आवाज़ भारी होना। पुरुषों में मुहासे, गुस्सा बढ़ना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेस्टिकल्स का साइज कम होना, स्पर्म काउंट कम होना, किडनी लिवर खराब होना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, समय से पहले गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। लंबे समय तक इस्तेमाल से ये असर परमानेंट हो सकते हैं। किशोरों में इससे ग्रोथ रुक सकती है, यानी स्टंटेड ग्रोथ। तो इन सब से रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाए? वही पुरानी कहावत, रोकथाम इलाज से बेहतर है। ये आदतें कम उम्र में, खासकर किशोरावस्था में,
लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे अच्छा है उन स्थितियों को पहचानना जो किसी किशोर को ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ धकेल सकती हैं और समय पर उपाय करना। इसमें माता-पिता और शिक्षकों की खास जिम्मेदारी है। उपाय बहुत मददगार हो सकते हैं। पहला, अनावश्यक सहकर्मी दबाव से बचें। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हर बच्चे की अपनी पसंद और क्षमता होती है, उसका सम्मान करें, उसे उसकी सीमा से ज्यादा धकेलना नहीं चाहिए। दूसरा, शिक्षा और परामर्श। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चों को समस्याओं और तनाव से निपटना सिखाएं, निराशाओं को जीवन का हिस्सा मानना सिखाएं, उनकी एनर्जी को खेल, संगीत, योग जैसी हेल्दी एक्टिविटीज में लगाएं। तीसरा, मदद मांगना। हाँ, माता पिता और साथियों से मदद लेना, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स। अगर बच्चा परेशान है तो उसे माता पिता या भरोसेमंद दोस्तों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें गाइडेंस मिलेगी और वो अपनी चिंता या अपराध बोध शेयर कर पाएंगे। चौथा, खतरे के संकेतों पर नजर रखना। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। सतर्क माता-पिता और शिक्षकों को वो वार्निंग साइन देखने चाहिए जिनकी हमने बात की। दोस्त भी अगर किसी को ड्रग्स लेते देखें तो माता-पिता या टीचर को बताने में संकोच न करें। और पांचवा, पेशेवर मदद लेना। बिल्कुल, प्रोफेशनल और चिकित्सा सहायता लेना। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति नशे के जाल में फंस गया है तो मदद उपलब्ध है। क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम है। सही मदद और इच्छा शक्ति से इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है और सामान्य जीवन जिया जा सकता है। तो इस गहन चर्चा से हमने समझा कि स्वास्थ्य सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक पूरी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। हमने टाइफाइड, मलेरिया जैसी आम बीमारियों से लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की जटिलताओं, एड्स और कैंसर जैसी गंभीर चुनौतियों और नशे की लत तक कई पहलुओं को छुआ। सार यही है कि स्वास्थ्य एक मल्टी डायमेंशनल चीज है और इसे बनाए रखने के लिए जागरूकता, सही जानकारी और सही जीवन शैली बेहद जरूरी है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर बाहरी खतरों से लड़ता है, कैसे कभी-कभी ये संतुलन बिगड़ जाता है एलर्जी या ऑटो इम्यूनिटी के रूप में, और कैसे कुछ बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर या आदतें जैसे नशा इस पूरे सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। बचाव और समय पर सहायता ही कुंजी है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने बात की कि कैसे व्यक्तिगत जीवन शैली और मानसिक स्थिति हमारी शारीरिक सेहत को आकार देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे समाज का सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक माहौल व्यक्तिगत मानसिक दशा और बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी प्रभावित कर सकता है? ये सोचने का विषय है।